लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स को इस लेक्चर में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते से आपके माइंड में जो पहला नाम आना चाहिए वो है बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सी किंगडम आती है? किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा में मैक्सिमम कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल बोल लो या बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बोल लो, आज हम वो पढ़ेंगे। क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो आउटर लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर, वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर होता है सेल वॉल, फिर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर्स को हम लोग बोलते हैं सेल एनवलप। ठीक है, एक एक लेयर को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है। अब आउटर मोस्ट लेयर है तो इसका काम क्या होना चाहिए? प्रोटेक्शन का। सबसे पहले तो बैक्टीरिया का जो भी इंटरनल कंपोनेंट्स है उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, दूसरा फंक्शन इसका होता है एडेशन का। एडेशन कैसे? जैसे अब ह्यूमंस में ये इन्फेक्ट कर रहा है, ह्यूमंस में इन्फेक्ट कर रहा है, जैसे इनहेल किया तो बैक्टीरिया अंदर आ गई, एक्सहेल करते से बाहर क्यों नहीं होती है? ये हमारे लंग्स में जाके ऐसे स्टिक हो जाती है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से। मतलब अगर ये बाहर का लेयर है, ठीक है, ये बाहर का लेयर है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ जगहों पे ग्लाइकोप्रोटीन्स दिखेंगे और कुछ कुछ जगह पे ऐसे ग्लाइकोलिपिड्स दिखेंगे। लेकिन जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो एक टाइप का नहीं है। ग्लाइकोप्रोटीन ना बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल है। ऐसे बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, तो इसको नंबर दे देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1 2 3। ऐसे बहुत सारे टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, हमने 3 लिया है। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ना, उनमें से एक टाइप होता है हमारा प्रोटियोग्लाइकन। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब क्या? शुगर और प्रोटीन। ऐसी प्रोटियोग्लाइकन मतलब क्या? प्रोटीन और शुगर, एक ही बात हो गई। लेकिन ये एक फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको हमने कहा है कि प्रोटियोग्लाइकन्स है। अब ये प्रोटियोग्लाइकन्स किससे बना है? शुगर से और प्रोटीन से। कैसे शुगर से? म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। अब ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या करता है ना, इस ग्लाइकोकैलिक्स को रफ सा स्ट्रक्चर देता है, और रफ से स्ट्रक्चर के वजह से इसका स्ट्रक्चर अगर रफ हो जाएगा तो ये कहीं भी बाइंड कर सकता है। ठीक है, ये बाइंड कर सकता है, इसीलिए ये एडेशन शो कर पाता है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है, ये जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं ना ग्लाइकोकैलिक्स को, असल में ये सारे रिसेप्टर्स हैं। ये सारे रिसेप्टर्स हैं, इसीलिए हमारे सेल से बाइंड कर जाते हैं। वरना सिर्फ रफ स्ट्रक्चर है तो थोड़ी देर बाद निकल जाना चाहिए था। लेकिन मतलब हमारे लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो इन बैक्टीरिया को निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, मतलब कोई भी जो ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स है, ये सारे रिसेप्टर्स जैसे, और ये क्या करते हैं? हमारे सेल से बाइंड कर जाते हैं। हर जगह से ये हमारे सेल से बाइंड कर जाएंगे। जब बाइंड करते हैं तो वो स्टिक कर जाते हैं। बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो लूज फॉर्म में जिसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, एक टफ फॉर्म में जिसको बोलते हैं कैप्सूल। डिफरेंस क्या है दोनों में? कि जो ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल फॉर्म में है वो पूरा बना है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से, और थोड़े से पानी से, कुछ थोड़े से थोड़ा पानी रहेगा इसमें, ज्यादा नहीं रहेगा। और जो स्लाइम लेयर होता है, जो लूज वाला लेयर है, वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से तो है, लेकिन इसमें बहुत सारा पानी भी भरा हुआ है ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर में। ये जो है, ये जो बैक्टीरिया पानी में पाए जाएंगे ना, उनमें पाया जाता है। और जो कैप्सूल फॉर्म है ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में, मतलब कोई बैक्टीरिया अगर बहुत गर्मी में या बहुत ठंडी वाले जगह में है, मतलब एक्सट्रीम हैबिटेट्स में अगर कोई बैक्टीरिया रहेगा ना, तो उसके ऊपर ये टफ सी कवरिंग होगी ताकि वो अपने आप को एनवायरमेंटल स्ट्रेस से बचा पाएगा। जिन बैक्टीरिया में ये स्लाइम लेयर होगा, इनमें से पानी का लॉस तो होगा नहीं क्योंकि इनके लेयर में बहुत सारा पानी पहले से है। ठीक है, ये जो कैप्सूल होगा ना जिस बैक्टीरिया के पास, उसमें पहले तो ये टफ कवरिंग है, दूसरा ये इम्यून सिस्टम से भी बन जाएगा। मतलब अगर हमारे अंदर ये बैक्टीरिया आते हैं तो हमारे जो इम्यून सेल्स है
जो हमारे WBC है, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि अंदर बैक्टीरिया आएगा। किसके वजह से? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की वजह से, क्योंकि इसके पास ज्यादा से ज्यादा क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है। जो ग्लाइकोप्रोटीन है कौन से फॉर्म में होगा? प्रोटीओग्लाइकन में। क्या कैसा ग्लाइकन है इसके पास? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये कंपोनेंट क्या करता है ना, जैसे ये बैक्टीरिया का सेल है, इसके ऊपर का ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड ना हमारे नॉर्मल सेल्स जैसे मिमिक करेंगे, क्योंकि हमारे नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, उनके पास भी ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उनके पास भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं। तो ये ऐसा फॉर्म ऑफ रिसेप्टर बना लेगा ना कि WBC पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये हमारा सेल है कि फॉरेन सेल है, मतलब कोई बैक्टीरियल सेल है। तो ये मिमिक करते हैं हमारे सेल्स को। तो इसलिए ये जो टफ कवरिंग है जिसमें ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ऐसे रिसेप्टर्स बना लेगा कि ये बैक्टीरिया है और ये हमारा WBC है। WBC पहचान ही नहीं पाएगा कि ये बैक्टीरिया है, क्योंकि इसका जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है वो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स जैसा हो जाएगा, और जो नॉर्मल सेल्स है उनसे WBC क्यों अटैक करेगा? तो ये काम कौन कराता है? कैप्सूल। इसीलिए एक्सट्रीम हैबिटेट्स में, हमारे स्टमक में भी ये बैक्टीरिया रह सकते हैं। ठीक है। और ये जो कैप्सूल है, जो कैप्सूल है, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ये क्या करता है कि ये अगर बैक्टीरिया है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड ना बायोफिल्म बनाता है। ठीक है। बायोफिल्म मतलब ये बैक्टीरिया जो है, ये कुछ एक बैक्टीरिया है, ये कुछ रिलीज कर रहा है, ये बैक्टीरिया दूसरा है, ये कुछ रिलीज कर रहा है, ये सारे रिलीज करते करते क्या करते हैं, ये पूरा एक लेयर बना देते हैं। उस लेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं और बहुत सारे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इससे होता क्या है, बैक्टीरिया को इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर सकता है। अब जैसे बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया है, ये एक टाइप के एंटीबायोटिक से अगर रेजिस्टेंट है, इसके अंदर वही प्लाज्मिड होगा, ये क्या करेगा, इसे दे देगा। तो ऐसे करके ये कम्युनिकेट करता है बैक्टीरिया एक दूसरे में। किसकी वजह से? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की वजह से। बैक्टीरिया ने म्यूकोपॉलीसैकेराइड ने सब्सटेंस सिक्रीट किया। सब्सटेंस सिक्रीट करने के बाद इन्होंने बायोफिल्म बना लिया। इस बायोफिल्म में बहुत सारे बैक्टीरियाज आ गए और ये बैक्टीरियाज अब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस पाने के लिए। तो ये प्लाज्मिड से क्या करेगा? अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड कॉन्जुगेशन, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वैसे ये रिप्रोड्यूस कर जाएंगे और ये पूरे इम्यून हो जाएंगे, एंटीबायोटिक भी इन पे असर नहीं करेगा। ठीक है। तो ये होता है बैक्टीरियाज में ग्लाइकोकैलिक्स के हेल्प से। सेल एनवेलप का जो दूसरा लेयर है वो है सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है? डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्योंकि ये भी आउटर मोस्ट लेयर ही है, आउटर लेयर ही है मतलब। और इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन वर्ड तोड़ दो, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन से बना हुआ, और शुगर, कौन सा शुगर? नैग और नैम, एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन एंड एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इनका डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में। कैसा होता है ये? नैग और नैम ऐसा ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है ये, और बीच बीच में से ऐसे पेप्टाइड्स निकलते हैं। सेल वॉल हर स्ट्रक्चर का एक नहीं होता। जैसे प्लांट्स में अगर सेल वॉल है तो वो सेल्यूलोज से बना है, या हेमी सेल्यूलोज से बना है, या लिग्निन से बना है, अलग होता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, याद रखना है, वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना है। सेल अगर प्लांट्स का पूछा है तो किस टाइप का प्लांट है, हर प्लांट का भी सेल वॉल का कॉम्पोजिशन अलग होता है। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल का कॉम्पोजिशन पेप्टिडोग्लाइकन। जो सेल वॉल है वो माइकोप्लाज्मा, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ग्रुप है ये, तो उनमें सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं है। अब सेल वॉल में क्या होता है, जैसे कोई एंटीबायोटिक है, जैसे पेनिसिलिन है, वो एंटीबायोटिक क्या करता है कि सेल वॉल को तोड़ता है। सेल वॉल को तोड़ता है मतलब या तो वो पेप्टिडोग्लाइकन का फॉर्मेशन ही नहीं होने देगा, या तो अगर पेप्टिडोग्लाइकन है तो वो पेप्टिडोग्लाइकन के ये बॉन्ड्स को तोड़ देगा। ठीक है। अब जो बैक्टीरियाज में माइकोप्लाज्मा है उनमें कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाता है? जैसे उनमें ना कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। जब सेल वॉल नहीं है तो उनमें तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन देके मतलब ही नहीं है, क्योंकि पेनिसिलिन तो पेप्टिडोग्लाइकन को अफेक्ट करेगा, मतलब अटैक करेगा। लेकिन अब माइकोप्लाज्मा में तो पेप्टिडोग्लाइकन है ही नहीं, तो उसमें नहीं है, तो वो क्या करते हैं, राइबोसोम्स को अटैक करते हैं। जैसे एक एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन दिया जाता है इस माइकोप्लाज्मा के लिए। ये क्या करेगा, इसका जो राइबोसोम है, इसके राइबोसोम पे अटैक करेगा।
राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। ये इसको प्रोटीन ही नहीं बनाने देगा, तो जब प्रोटीन बनाएगा ही नहीं तो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ही नहीं, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया सेल वॉल का। तीसरा हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो कहाँ होता है? इनर टू सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे जो लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तभी किसी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसीलिए वायरस जो है उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसका जो बाहर का लेयर होता है वो प्रोटीन का होता है और वो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होना मतलब वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं कंसीडर किया, वीडियो 1 में हमने बात की थी। इसका ये रीजन होता है कि जो काम इसमें ऑर्गेनल्स नहीं करते हैं, मतलब इसमें ऑर्गेनल्स तो होते नहीं है, यूकैरियोट्स में ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, तो ऑर्गेनल्स नहीं होने के बावजूद भी जो सारा काम इसका करता है वो कौन करता है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वायरस के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है। ठीक है, तो इसके एक्सटेंशन जो है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका एक्सटेंशन क्या है? मीजोसोम। सारा काम ऑलमोस्ट मीजोसोम कर रहा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीजोसोम कैसे कैसे स्ट्रक्चर में होते हैं? ट्यूब्यूल्स का फॉर्म में, ऐसे स्ट्रक्चर में जो कि इसका बेसिक फॉर्म है। वेसिकल्स के फॉर्म में अब कोई चीज सिक्रीट कर रहा है, क्योंकि इसका फंक्शन कैसा है सिक्रीशन का, तो वेसिकल्स के फॉर्म में और लैमेले के फॉर्म में भी ये होता है, जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। कुछ मॉडिफाई करना हो तो ये वाला स्ट्रक्चर काम करेगा। ठीक है, तो जो मीजोसोम्स है ये एक फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन है बहुत सारे बैक्टीरियाज में, मतलब मैक्सिमम बैक्टीरियाज में मीजोसोम्स तो होते ही हैं। मीजोसोम्स का फंक्शन क्या क्या है? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंजाइम्स का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये मीजोसोम ऐसा इनर फोल्ड ले लेता है। एंजाइम्स होती है यहाँ पे, सिक्रीशन होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। सेल वॉल फॉर्मेशन मतलब क्या? यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल वॉल फॉर्म हो गया और वो बाहर शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसका जो पेप्टिडोग्लाइकन है उसको फॉर्म करने का काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। असेंबल और सेल वॉल के लेयर में ही होता है। ठीक है, रेप्लिकेशन सेल का कौन करा रहा है? हमारा मीजोसोम। और इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्शन, क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यही होते हैं। तो सरफेस एरिया मीजोसोम्स जैसे अगर बढ़ा देता है तो वहां पे एंजाइम का एक्शन ज्यादा अच्छे से हो जाता है। ठीक है, और कुछ कुछ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, उनमें क्रोमैटोफोर्स होते हैं। क्रोमैटोफोर्स में क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं, मतलब उनमें मीजोसोम्स तो है पर क्रोमैटोफोर्स ऐसे एक और फोल्ड होगा वहां पे, क्योंकि इनके पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, क्लोरोप्लास्ट है नहीं, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? क्रोमैटोफोर्स की हेल्प से होगा। तो यही है हमारा सेल एनवेलप। राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन राइबोसोम्स की हेल्प से ही होता है। राइबोसोम्स जो है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है प्रोकैरियोट्स में 15 से 20 नैनोमीटर का। इट इज एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जब सारा काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही करना है, जब राइबोसोम जब प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन को मॉडिफाई करने वाला काम कौन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके पास गोल्जी अपैरेटस नहीं है, तो कोई ऑर्गेनेल है नहीं, तो सारा काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है। तो जो राइबोसोम्स है वो भी एसोसिएटेड किससे है? किसके पास है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। अब क्या होता है, ये जो डीएनए, डीएनए से एमआरएनए बनता है। एमआरएनए क्या करता है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे जो राइबोसोम्स है इससे अटैच हो जाता है। अटैच हो जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम। ठीक है, एमआरएनए और जो राइबोसोम है इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम, जिसमें एमआरएनए और राइबोसोम आता है। इसे हम पॉलीराइबोसोम या तो पॉलीसोम कहते हैं। ये क्या करता है कि एमआरएनए की हेल्प से प्रोटीन बना लेता है। अब इस सेल को किस प्रोटीन की जरूरत है ये कौन बता पाएगा? डीएनए से निकला एमआरएनए बता पाएगा। कोडिंग करके ये क्या करता है? वो वाली प्रोटीन बना देता है। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन। इसका जो राइबोसोम होता है ना, ये आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, कौन से आरआरएनए है? 23S और 50S। 50S बड़े वाले सब यूनिट में है और 16S आरआरएनए है 30S सब यूनिट में। अब ये 50S और 30S को एड अप करके 70 नहीं बनाना है, ठीक है, 80 नहीं बनाना है। 70S राइबोसोम का मतलब होता है कि
ये छोटा फॉर्म ऑफ राइबोसोम है, मतलब ये कंपैरिजन किया गया है। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें 80S टाइप का राइबोसोम है और जो प्रोकैरियोट्स है उनमें 70S टाइप का राइबोसोम है। एस मतलब होता है यहाँ पे स्विटबर्ग यूनिट। अगर 70S और 80S वाला जो राइबोसोम है पानी के अंदर डालेंगे जब, तो ये 80S वाला राइबोसोम जल्दी सेटल हो जाएगा। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जल्दी सेटल होने वाला जो होगा वो 80S होगा, तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा हल्का है। ये हो गया राइबोसोम। क्रिस्टिन ग्राम ने बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। किन ग्रुप्स में? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की गई थी? स्टेनिंग प्रोसीजर पे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दो स्लाइड्स लिए। स्लाइड्स लेने के बाद उन्होंने थिन सा लेयर बैक्टीरिया का उस पे स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद उन्होंने उसे ड्राई किया। ठीक है, अभी जैसे एक स्लाइड है और दूसरा स्लाइड है, दोनों पे इन्होंने बैक्टीरिया डाल दिए। ठीक है, बैक्टीरिया डाल दिए। इन्होंने बैक्टीरिया डालने के बाद इसे एयर ड्राई किया, सुखा दिया, उसे स्टेन किया क्रिस्टल से। ये क्रिस्टिन ग्राम का स्टेन है, क्रिस्टल वायलेट। अब ये क्रिस्टल वायलेट क्या करता है, इसमें जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है इनके पास सेल वॉल है, जाके सेल वॉल को स्टेन कर देता है। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट दोनों के सेल वॉल को स्टेन कर देता है। फिर क्या होता है, होगी, इन्होंने एक्सेस से वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद सेल वॉल इसे फिक्स करना है। ठीक है, इसे फिक्स किया। कैसे फिक्स करते हैं? एक मॉर्डेंट डाल के। मॉर्डेंट मतलब जो भी डाई को फिक्स करता है उसे मॉर्डेंट कहते हैं। तो क्रिस्टल वायलेट को फिक्स किससे किया गया? आयोडीन से। आयोडीन से अब सेल वॉल पे स्टिक हो गया होगा क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, अल्कोहल से वॉश कर दिया। अब अल्कोहल से वॉश करने के बाद इसमें दिखा कि पर्पल कलर दिख रहा है, मतलब क्रिस्टल वायलेट अगर है तो पर्पल कलर दिखता है। इस पे क्रिस्टल वायलेट चला गया, धुल गया वो। जब इन्होंने अल्कोहल से वॉश किया तो ये ग्राम पॉजिटिव जो था इस पे पर्पल कलर दिख रहा है, और ये जो ग्राम नेगेटिव है अभी कलरलेस हो गया। ठीक है, इसके सेल वॉल पे भी स्टेन हुआ था क्रिस्टल वायलेट, इसके सेल वॉल पे भी स्टेन हुआ था क्रिस्टल वायलेट, लेकिन अब इस पे नहीं दिख रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि उसके बाद जो जिसपे नहीं दिख रहा था क्रिस्टल वायलेट नहीं दिख रहा, तो उन्होंने किससे स्टेन कर दिया? सैफ्रोनिन से। अब सैफ्रोनिन क्या करता है, इसके सेल वॉल को नहीं स्टेन करता, इसके न्यूक्लिक एसिड और साइटोप्लाज्म, ये जो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और प्लाज्म है, इसको स्टेन कर दिया। तो इनको इधर क्या दिखने लगा? पिंक कलर दिखने लगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो रिटेन कर दिया क्रिस्टल वायलेट को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो रिटेन नहीं किया क्रिस्टल वायलेट को वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब इसके पास भी सेल वॉल है, इसके पास भी सेल वॉल है, तो इसने रिटेन कर लिया स्टेन को और इसने नहीं किया। डिफरेंस ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना, उसमें कैसा होता है कि ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक लेयर हो गई हमारी सेल वॉल की। ठीक है, ये लेयर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये वाली लेयर हो गई सेल वॉल की। किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और इसका जो सेल वॉल होता है ना वो थिक होता है, उसमें म्यूरिन का कंटेंट कितना है? 70 to 80%। म्यूरिन और कुछ नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकन है। तो जो म्यूरिन का कंटेंट है वो 70 से 80%। तो जो इसका सेल वॉल है ना काफी थिक है। जब इतना थिक सेल वॉल है तो क्रिस्टल वायलेट तो पूरा फिक्स हो गया था इस पे, इतना था। अब इस पे क्या होता है कि सेल वॉल है, लेकिन सेल वॉल का कंटेंट तो देखो 10-20% म्यूरिन है। अब थिन सेल वॉल होने की वजह से इसने क्या किया, ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड नहीं किया था। किसने? सेल वॉल ने क्रिस्टल वायलेट को ज्यादा होल्ड नहीं किया था, क्योंकि इसका सेल वॉल का जो थिकनेस है वो बहुत कम था, थिन था बहुत। ऊपर से इसके बाहर एक और लेयर होती है लाइपोपॉलीसैकेराइड की। जब लाइपोपॉलीसैकेराइड को अल्कोहल से वॉश किया गया, तो अल्कोहल से वॉश करते से लाइपोपॉलीसैकेराइड ने क्या किया? डिसॉल्व हो गया। किसमें? अल्कोहल में। ठीक है, और उसके साथ अब इसने इतना स्ट्रांगली तो होल्ड किया नहीं था, इसीलिए ये स्टेन कलरलेस दिखा। मतलब ये बैक्टीरिया का जो स्लाइड है वो माइक्रोस्कोप के अंदर कलरलेस दिखा। ठीक है, तो ये है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ना और भी तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं, आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। जैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कैसे है? डबल लेयर स्ट्रक्चर है, आउटर लेयर और इनर लेयर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये। लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया में ना ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया किस पे?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। कुछ बैक्टीरिया में डबल लेयर्ड होती है, कुछ बैक्टीरिया में सिंगल लेयर्ड होती है, कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल होते हैं, कुछ में सेल वॉल नहीं होते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या होता है सरफेस स्ट्रक्चर? जो सरफेस पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कौन से होते हैं? फ्लैजेला, पिलाई, मेम्ब्रेन। जो फ्लैजेला होता है, अगर बैक्टीरिया में फ्लैजेला है तभी बैक्टीरिया मूव कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं मूव कर पाएंगे। किससे बना होता है ये? फ्लैजेलिन प्रोटीन से। फ्लैजेलिन प्रोटीन हेलिकली अरेंज प्रोटीन है, मतलब जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे हेलिकली अरेंज होता है ना, वैसे ही फ्लैजेलिन प्रोटीन जो होती है वैसी हेलिकली अरेंज प्रोटीन है। फ्लैजेला में 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है, और जो हुक है वो बेसल बॉडी और फिलामेंट को अटैच करता है। जो बेसल बॉडी है ना उसमें 4 रिंग्स होती है। ये SMPL जो है ये 4 रिंग्स है। ये रिंग्स एक एक लेयर में फिक्स है। जैसे बैक्टीरिया से कहीं से तो अटैच होना पड़ेगा ना, तभी तो फ्लैजेला से बाहर निकलता है। जैसे अगर ये बैक्टीरिया का सेल है, हम कहते हैं कि सेल वॉल से ऐसे फ्लैजेला निकला है, सेल वॉल से फ्लैजेला निकला हम बोलते हैं, लेकिन असल में तो ये साइटोप्लाज्म से ही स्टार्ट हो जाता है, पर मेजर वाला पार्ट जो है वो सेल वॉल से है, ठीक है। तो जो बेसल बॉडी है इसका जो एस रिंग है, एस रिंग, एम रिंग, पी रिंग, एल रिंग। एस रिंग जो है वो साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड है, एम रिंग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, पी रिंग जो है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस से कनेक्टेड है, और एल रिंग जो है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड से कनेक्टेड है। अब लाइपोपॉलीसैकेराइड तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दिखा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ना सिर्फ ये 2 होते हैं। ये चारों अगर देख रहे हैं तो ग्राम नेगेटिव में आ जाता है, और अगर ये 2 सिर्फ देखें तो ये ग्राम पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है? जो जैसे अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये सेल वॉल है, तो इन दोनों के बीच का स्पेस क्या है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो यहाँ से ये निकलता है, ठीक है। ये हो गया फ्लैजेला का। जो पिलाए है, जो फ्लैजेला है ना वो कैसे मूव करता है? मतलब फ्लैजेला जो है तो वो ऐसा स्ट्रक्चर, तो ये ऐसे ऐसे करके मूव नहीं करता है। जैसे ये ना रोटेट करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे बैक्टीरिया मूव करती है। फ्लैजेला जो है ऐसे रोटेट करता है, तो ये बैक्टीरिया ऐसे ऐसे मूव करते हैं फ्लैजेला की वजह से, ठीक है, रोटेशन करता है ये। जो पिलाए है इट इज कंपोज्ड ऑफ पिलिन प्रोटीन्स, ठीक है, पाइलिन प्रोटीन्स और पिलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट ओनली इन सेल्स विद प्लास्मिड। मतलब मैंने कहा था कि जब जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जब वो प्रेजेंट होता है तभी पिलाई प्रेजेंट होती है, और तभी मेटिंग होती है, मतलब कॉन्जुगेशन होता है, अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जो कि जनरली उन्हें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करना चाहिए, इसीलिए हम इसे सेक्स पिलाई बोलते हैं, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर है फिम्ब्रेन। ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं। फिम्ब्रेन ना ह्यूमंस में भी होते हैं, मतलब यूकैरियोट्स के पास भी होते हैं। जैसे ओवरीज होती है ना, ओवा को यूट्रस के पास लेके फैलोपियन ट्यूब के पास ले जाने वाला काम भी फिम्ब्रे करता है। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के पास भी होती है। कुछ बैक्टीरिया में होती है, कुछ बैक्टीरिया में ये नहीं होती है। तो फिम्ब्रे ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, ये अटैचमेंट के काम आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सरफेस स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया के लास्ट 2 कंपोनेंट्स देख लेते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स का। इनका कंपोनेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। कहाँ होता है ये? साइटोप्लाज्म में। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। न्यूक्लियोइड में सिर्फ डीएनए नहीं आता है, डीएनए विद पॉलीअमाइन्स भी आते हैं, लेकिन इन जनरल न्यूक्लियोइड या जीनोफोर इसे बोलते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जैसे ह्यूमंस में डीएनए ऐसा होता है, यूकैरियोट्स में डीएनए ऐसा होता है, लीनियर होता है, लेकिन इनमें कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है पर सर्कुलर होता है। लेकिन इनका भी ऐसी डबल स्ट्रैंडेड है, मतलब 2 स्ट्रैंड्स में ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाते हैं। मेन जीनोमिक डीएनए, मतलब ये डीएनए तो हर बैक्टीरिया में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। वो भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जिसके पास प्लाज्मिड होता है उसके पास एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक्स्ट्रा कैरेक्टर शो करता है, जैसे वो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स शो करेगा। लेकिन जिन बैक्टीरिया के पास सिर्फ जीनोमिक डीएनए होगा वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस शो करेंगे नहीं, ठीक है। वैसे ही ये उन न्यूट्रिएंट्स को भी मेटाबोलाइज करते हैं जिनको ये नहीं मेटाबोलाइज कर सकते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जैसे ह्यूमंस में यूकैरियोटिक सेल्स मेटाबोलाइज कर सकते हैं, वैसे ही ये मेटाबोलाइज कर सकते हैं जिनके पास प्लाज्मिड होती है,
ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, जो भी खाना या जो भी सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स या जो भी ये फॉर्म कर रहे हैं, वो रिजर्व मटेरियल के फॉर्म में अगर स्टोर हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। मतलब जो भी खाना ये बनाता है वो इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में उसे स्टोर कर देता है। ये इंक्लूजन बॉडीज मतलब ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। फ्रीली लाइंग द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं ये। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। मतलब इसमें साइनोफाइसिन होगा, फॉस्फेट होगा, ग्लाइकोजन होगा, ऐसे ग्रैन्यूल्स ये बना के रख लेते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ बैक्टीरियाज में, जैसे जिनके पास ना फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर्टी होगा ना मोस्टली उनके पास, तो या फिर जो पानी में रहते हैं उनके लिए, तो उनके पास गैस वैक्यूल होगा, ठीक है। गैस वैक्यूल, असल वैक्यूल्स का काम है पानी स्टोर करना, प्लांट्स में हम पढ़ते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल होता है। ये बुओयेंसी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। इसको स्यूडो वैक्यूल बोलते हैं, क्योंकि वैक्यूल का काम है पानी स्टोर करना। ये गैस को फॉर्म मतलब गैस स्टोर करके उसमें रख रहा है, मतलब एयर जैसा बना के रख रहा है। क्यों रख रहा है, क्योंकि दिन के टाइम में ये बैक्टीरिया को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये ऊपर आ जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, अपने आप को इन्फ्लेट कर लेंगे, बड़े हो जाएंगे और ये ऊपर आके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। रात में इनको खाना नहीं बनाना है, रात में इनको न्यूट्रिएंट्स गैदर करनी है, तो ये सॉइल के पास जाएंगे, मतलब नीचे जाने के लिए, फिर ये डिफ्लेट हो जाएंगे, ठीक है, खाली हो जाएंगे। मतलब ये अपना साइज ऑल्टर कर सकते हैं, ऑल्टर करके ये ऊपर या नीचे जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।